हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स पे पहुंच गए हैं। एंड जो ये आने वाला वीक है इसमें हम जो अप्रैल के मैंने कहे थे इस वाले वीक में वो नहीं हो पाया। अप्रैल और फिर अगस्त, ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड निश्चिंत रहिए, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा ये मंथ वाइज कवर हो जाएगा तो जो मैंने आपको इंडेसेस और जो साथ में डेज कहे थे वो भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा भी कुछ कुछ शॉर्ट पॉइंट जो मुझे लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होते रहते हैं ग्रैंड स्लैम्स, इसके लिए अलग से एक वीडियो छोटा सा बनाकर, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स में रोज ही एक बार ये मंथ वाइज कंप्लीट हो जाए तो आते रहेंगे। ठीक है, और मुझे लगेगा अगर दो चार वीडियोस को, दो चार पॉइंट्स को ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कंपाइल कर कुछ प्रोवाइड किया जाए तो वो भी कर देंगे। करंट अफेयर्स कुल मिलाकर आपके होलिस्टिकली कवर करवाने का मेरा पूरा प्रयास है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस ट्रस्ट करने की जरूरत है। जो भी आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है उससे आप ज्यादा ही करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर अगर वहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कर पाते हैं वहां पर 20-22, तो आप वहां पर 25-26 कर आएंगे और वही आपको एज दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर आपको 30 में 30 नहीं करने। तो कुल मिलाकर अगेन ट्रस्ट करिए, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते रहेंगे क्या ये एनफ है, क्या ये एनफ है, तो मैं सबको पर्सनली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करिए ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं और स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, एंड मंथ वाइज अब हम एक ही वीडियो में चीजों को कवर कर रहे हैं। मई का मैंने एक मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। जुलाई का मैंने एक ही वीडियो प्रोवाइड किया था, उसके बाद जुलाई के बाद हम वापस चले गए थे, हमने किया जनवरी और फरवरी, इन सब के हम एक एक महीने कर रहे हैं। और अब मार्च, इसका भी एक महीना होगा। जून का भी आपको एक दो दिन में जो मंथली कंपाइलेशन है, मतलब जो कंपाइलेशन है जून के कई सारे पार्ट दिए थे, वो मिल जाएगा। तो पूरा जनवरी टू जुलाई आपके पास एक एक वीडियो होगा देखने के लिए। कुछ लोगों को लग रहा है जुलाई में हमने काफी कम किया है, मई और जून में ज्यादा किया है। टेंशन मत लीजिए, ऐसा पहली बात तो नहीं है। और जो भी चीजें, कई चीजें मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी हैं और ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो चीजें टेलीग्राम में शेयर करी हैं उसको भी लर्न कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं अपने जो इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक सेशन करूंगी करंट अफेयर्स, जिसमें ट्रिक्स के माध्यम से पूछने से चीजें लर्न हो जाती हैं। वो कर मैं यूट्यूब पर इसी प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में एक दो दिनों में अपलोड कर दूंगी, जिससे जो वहां पर शेयर किए जा रहे हैं करंट अफेयर्स वो भी आपको लर्न हो जाए। ठीक है, बड़ा ऐसे शेयर करने से तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो कुछ मिस आउट ना हो। ठीक है, तो अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए, एट द एंड ऑफ द डे वही आपका सिलेक्शन कराएगा। देख लेते हैं मार्च के करंट अफेयर्स। तो मार्च में सबसे पहले इंडिया में देखेंगे हम क्या हुआ। ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली की दो तीन न्यूज है। सबसे पहले वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 की, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। इसकी थीम क्या थी? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। तो वाटर सस्टेनेबिलिटी की जो ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, इसकी थीम क्या थी? इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरी हुई वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो ये दोनों ही हमारी दिल्ली में हुई है। इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जो वर्ल्ड वाली समिट थी इसको इनॉग्रेट किया गया। पहली थी वाटर सस्टेनेबिलिटी और इसमें इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी को थीम रखा गया। फिर था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसमें थीम क्या रखा गया? पार्टनरशिप्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट सोल्यूशन। भूपेंद्र यादव जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दो न्यूज है यहाँ पर। बनारस में क्या हुआ? स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बनारस में, वाराणसी में। लखनऊ में क्या हुआ? नवा इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन करंट ट्रेंड्स ऑन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च। तो ये एक कुल मिलाकर एक सिंपोजियम हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑन करंट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च। ड्रग डिस्कवरी रिसर्च से संबंधित एक, अब सीडीआरआई आपको पता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है कि नहीं? तो याद रख लेना, ड्रग डिस्कवरी रिसर्च से संबंधित ये जो सिंपोजियम हुआ लखनऊ में हुआ। उसके बाद उड़ीसा की एक सरकार योजना लेकर आई, अब वो दे देंगे अंत्योदय गृह योजना। ठीक है, तो उड़ीसा नहीं लिखा होगा तो इसलिए यहाँ पर नाम याद रख लेना। यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई बे ऑफ बंगाल में, एक्सरसाइज बोंगो सागर। अपने आप ही नाम से समझ में आ रहा है, बंगाली टाइप का है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई। ये हमारा पड़ता है तेलंगाना। तेलंगाना में राजीव युवा विकासम स्कीम लाई गई। ठीक है, फिर
यहाँ पर गोवा में गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है, इसका एक प्रोजेक्ट है 1135.6। इन्होंने अभी रिसेंटली मार्च में क्या किया है, अपनी सेकेंड शिप लॉन्च की, तवस्या। इससे पहले ये जुलाई 2024 में अपनी एक पहली शिप लॉन्च कर चुके हैं इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, त्रिपुट। तो तवस्या जो है वो बाद वाली है, त्रिपुट पहले वाली है, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित है। इधर आते हैं गुजरात में। गुजरात के धोलेरा में इंडिया का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। फैब्रिकेशन सेंटर कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा, धोलेरा गुजरात में, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई, डेजर्ट हंट। अब डेजर्ट नाम से आ रहा है तो राजस्थान में ही होगी, तो राजस्थान के भी सबसे कोने वाले जोधपुर में, ठीक है। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वहां ने उसने क्या लॉन्च, उसने ऑर्गेनाइज किया वतन को जानो प्रोग्राम। पैसा इसके लिए फंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वतन को जानो प्रोग्राम कहां पर हुआ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। तो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी दिल्ली में हुई। जो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस थी, इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी थीम थी, और वर्ल्ड समिट की क्या थी, पार्टनरशिप्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट सोल्यूशन। बनारस में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। लखनऊ में ड्रग डिस्कवरी रिसर्च से संबंधित इंटरनेशनल सिंपोजियम। फिर ओडिशा में अंत्योदय गृह योजना। एक्सरसाइज बोंगो सागर बीओबी में, बे ऑफ बंगाल। राजीव युवा विकासम स्कीम तेलंगाना में। प्रोजेक्ट 1135.6 गोवा शिपयार्ड का है। त्रिपुट जुलाई 2024 का है और मार्च में तवस्या शिप निकाली, शिप को लॉन्च किया, ठीक है। धोलेरा में क्या हो रहा है, इंडिया का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब। जोधपुर में डेजर्ट हंट एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, यानी कि तीनों सेनाओं ने यहाँ पर भाग लिया। वतन को जानो प्रोग्राम जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अब हम एक बार वर्ल्ड मैप देखेंगे, फिर से हम इंडिया पे आएंगे। वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो क्या हुआ, यूरोप से शुरू करते हैं, ठीक है। यूरोप में ये पड़ता है हमारा फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ, टोलूस फ्रांस में थर्ड एयरबस समिट 2025 ऑर्गेनाइज की गई। टोलूस में क्या की गई, अब इसका कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, मुझे नहीं पता है इसका, टाउलस जो भी बोलोगे। तो टाउलस में क्या हुआ, एयरबस समिट हुई, ठीक है। फिर इधर पड़ता है हमारा जर्मनी। तो नरेमबर्ग जर्मनी जगह है, ये जो नरेमबर्ग जर्मनी है, इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फेयर, नाम क्या था, बायोफैक्ट 2025, ये ऑर्गेनाइज की गई और इंडिया को इसमें पार्टनर कंट्री घोषित किया गया, इसलिए थोड़ा सा ये देखने वाला है। तो नरेमबर्ग में क्या हुआ, नरेमबर्ग में ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फेयर हुई, बायोफैक्ट, ठीक है। उसके बाद ये अर्मीनिया और अजरबैजान का थोड़ा सा बवाल चला था, इसके लिए हमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट हमको पता होना चाहिए। ये जो है ये लगभग 40 साल से इनका बवाल चल रहा है, 1980 से, और उसके बाद फाइनली अर्मीनिया और अजरबैजान ने क्या कहा है कि हम करेंगे अब एक पीस डील, ठीक है। पीस डील के लिए मान गए थे मार्च के महीने में, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा देखने वाला है। इनका विवाद किससे संबंधित है, एक इनका विवाद है नगार्नो काराबाख रीजन से, नगोर्नो बेसिकली, नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। अब बवाल होता क्यों है देशों के बीच में, जब उनको लगता है कि ये उनका क्षेत्र है, दूसरे को लगता है उनका है, ठीक है, और किसी एथनिसिटी के लोग जो है वो वहां रह रहे होते हैं, ये मेन एक रीजन होता है दोनों देशों के, कुछ देशों के, पड़ोसी देशों के बवालों का, ठीक है। तो इसमें है क्या, अजरबैजान जो है, अजरबैजान जो है हमारा इधर पड़ता है, इधर साइड पर जो कैस्पियन सी है उसके बगल में, वो बाउंड्री बनाता है अजरबैजान से। आपने कैस्पियन सी की कंट्रीज में लर्न भी करा होगा। यहाँ पर पड़ता है अजरबैजान के नगार्नो काराबाख क्षेत्र, ठीक है। ये बगल में है, ये हमारा अर्मीनिया, ठीक है। अर्मीनिया के जो लोग हैं, यानी कि अर्मीनियन एथनिसिटी के जो लोग हैं, वो रहते हैं नगार्नो काराबाख क्षेत्र में। तो यही बवाल है दोनों क्षेत्रों के बीच में, और इस पर ही पीस डील की बात की गई थी मार्च के महीने में। अभी रिसेंटली जब हम देखेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स वाला जब हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं जहां जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेडन क्षेत्र है वहां पर पीस एस्टैब्लिश करने के। तो वहीं पर हम एक ट्रंप का प्रयास देखेंगे इन दोनों देशों के बीच में भी पीस स्थापित करने के लिए एक रूट लेकर आएंगे, एक उनका प्रोग्राम है, उसको हम बाद में क्या डिस्कस करेंगे। तो ये नगार्नो काराबाख क्षेत्र आपको याद रखना है। और भारत का इसमें से एलआई कौन सा है, ठीक है। तो भारत जो है, भारत का एलआई है यहाँ पर अर्मीनिया, ठीक है। भारत की अगर हम इंटरेस्ट देखें तो भारत का इस क्षेत्र में अर्मीनिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, और लगभग 1995 में 1995 के आसपास भारत ने अर्मीनिया के साथ
साइन की थी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट में आप पूछने लगे हैं यूपीपीएससी में करंट अफेयर्स, तो अगर पूछ लिया उन्होंने कि भारत ने अजरबैजान के साथ 1995 में फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की, तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, अर्मेनिया के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान पड़ता है, किर्गिस्तान के साथ भारत करता है खंजर एक्सरसाइज। ठीक है, तो किर्गिस में खंजर मारने के लिए 12वीं एक्सरसाइज। ठीक है, तो 12वीं एक्सरसाइज हुई है खंजर 12। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में लगभग 10 से 23 मार्च के लगभग ये एक्सरसाइज हुई। फिर गुआम कोस्ट पड़ता है, यूएस का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये, एंड ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई यहाँ पर, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है सी ड्रैगन एक्सरसाइज में? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और यूएस। ठीक है, तो इसमें से क्वाड के सदस्य कौन कौन है? क्वाड का इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएस हो गया। इसके अलावा साउथ कोरिया एक्स्ट्रा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज में। 4 से 19 मार्च के बीच में गुआम कोस्ट में हुई। फिर ये हमारा इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये इंडियन ओशियन के लिए ऐसे मैंने कर दिया है। यहाँ पर 23वीं वरुणा एक्सरसाइज हुई। 23वीं कौन सी हुई? वरुणा एक्सरसाइज हुई। वरुणा किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में 19 से 22 मार्च के बीच में ये कंडक्ट की गई। फिर पड़ता है हमारा यहाँ पर ईरान। ईरान ने अनवील किया है अपने यहाँ नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बेस। ठीक है, तो बस एक पॉइंट के रूप में इसको याद रख लेना, इतनी सारी मिसाइल चलेंगी तो अंडरग्राउंड इनको मिसाइल सिटी बेस अनवील ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्टिजिना कोलंबिया पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ, WHO है इसका सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लें। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के टोलूज में, ठीक है, या टोलोज जो भी है, 3rd एयरबस समिट हुई। न्यूरेमबर्ग जर्मनी में क्या हुआ, बायोफैक फेयर हुई, ये ऑर्गेनिक फूड ट्रेड हुई। इंडिया इसका पार्टनर कंट्री था। अर्मेनिया, अजरबैजान हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा क्षेत्र था? नगोर्नो काराबाख। ठीक है, 1980 के दशक से इनका बवाल चल रहा है। किर्गिस्तान में कौन सी हुई? किर्गिस्तान में खंजर। खंजर किसके साथ करता है भारत? किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, जहां पर खंजर मार दिया जाता है वहां पर किरगिर किरगिर की आवाज आती है। ठीक है, ये उसके बाद ये 12वीं थी। उसके बाद गुआम कोस्ट में क्या हुआ, सी ड्रैगन एक्सरसाइज, क्वाड प्लस साउथ कोरिया। देन 23वीं वरुणा किसके बीच में हुई? इंडिया फ्रांस। और डेट्स देख लीजिएगा, बाकी मैं अलग से भी नेवल एक्सरसाइजेस की डेट्स के साथ एक मैप में बताने का प्रयास करूंगी। ईरान में क्या हुआ, मिसाइल सिटी अनवील हुई। कार्टेजिना कोलंबिया में WHO ने सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर से एक बार इंडिया आ गया है और फिर से दिल्ली में 3-4 चीजें हुई हैं, 6 चीजें हुई हैं बेसिकली, ये सब कुछ दिल्ली में हुआ है। तो 39th इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जो है, आहार कहाँ हुई? दिल्ली में। और अभी हमने ये न्यूरेमबर्ग में क्या देखा था? न्यूरेमबर्ग जर्मनी में हमने देखा बायोफैक ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फेयर थी। ठीक है, और ये जो आहार है ये कहाँ हुई? ये भी एक इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है, ये सब दिल्ली का चल रहा है। बिम्स्टेक यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज दिल्ली में हुई। दूसरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिएशन लीडर्स, ये कहाँ हुई? दिल्ली में। उसके बाद 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम। सबसे अब मेट्रो में तो दिल्ली का नाम आएगा ही ना, मेट्रो की से याद रख लो दिल्ली, और भी शहरों में चलती है मगर थोड़ा सा याद रख लो, ग्रीन मेट्रो। इसका थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, ये हुई। फिर योगा महोत्सव दिल्ली में हुआ। फिर दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। ये 6 चीजें हमारी दिल्ली में हुई। यूपी के लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में हुआ इंटरनेशनल सिंपोजियम, ये हमने ऊपर भी लिख दिया है तो ये हमारा डबल हो गया, इसलिए यहां से हटा दो। नोएडा में क्या हुआ? 5th सारस आजीविका मेला। इसकी थीम क्या थी? डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदीज। SHG क्या हुआ? सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदीज। ये नोएडा में कंडक्ट हुआ। हैदराबाद में फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का हुआ। बेंगलुरु में क्या हुआ? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। थीम क्या थी? हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलपिंग इंडिया। क्या थी? हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलपिंग इंडिया। यहाँ पर ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर 7वीं मीटिंग हुई वाइल्ड लाइफ की। चेयर किसने की? प्रधानमंत्री ने की। इसमें रिपोर्ट रिलीज की गई, रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट रिवर डॉल्फिन असेसमेंट। रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट रिवर डॉल्फिन असेसमेंट इसी में की गई। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, 7th मीटिंग यहाँ पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसकी हुई। ठीक है, इसको चेयर कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो दिल्ली में 6 चीजें कौन सी पड़ी हैं? एक तो इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर हुई 39 आहार नाम से। बिम्स्टेक के यंग लीडर्स की कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पर दिल्ली में हुई। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई एक मीडिएशन के लीडर्स की, दूसरी वो भी दिल्ली में हुई। 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स में, ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स में, वो भी यहाँ पर हुई। इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी। योगा महोत्सव हुआ और उसके बाद दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव भी यहीं पर हुआ।
यूपी का ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, नोएडा में 5वां सरस आजीविका मेला हुआ, डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति एसएचजी डीडी इसकी थीम थी। फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव हैदराबाद में हुआ। बेंगलुरु नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, थीम क्या थी? हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलपिंग इंडिया। गिर नेशनल पार्क में 7वीं मीटिंग हुई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, पीएम के द्वारा इसको चेयर किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर से थोड़ा सा वर्ल्ड मैप की 2-3 चीजें बची रह गई हैं। यहां पर बार्सिलोना स्पेन में क्या हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। बार्सिलोना स्पेन में क्या हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 आयोजित की गई। कायरो इजिप्ट में क्या हुआ? इमरजेंसी अरब लीग समिट बुलाई गई थी। इन्होंने प्लान किया रीबिल्ड करने के लिए गाजा को, और अरब लीग में 22 कंट्रीज हैं, तो कायरो इजिप्ट में ये इमरजेंसी अरब लीग समिट बुलाई गई थी मार्च 2025 में। चाइना में यूनान प्रोविंस जो है, यहाँ पर क्या डिप्लॉय किया गया है? यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है एन एडवांस लार्ज फेस्ड एरे रडार, तो एक प्रकार का रडार है LPAR, नाम याद रख लेना बस। मनीला फिलीपाइंस में क्या हुआ? 7वां आसियान गेमिंग समिट 2025 ऑर्गेनाइज की गई। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड पड़ता है, और न्यूजीलैंड के जो पीएम है वो भारत आए थे। ये बेसिकली भारत आए थे, हम अभी देखेंगे, रायसीना डायलॉग्स के ये चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो इनको अभी हम देखेंगे। उस समय पर ही FTA डायलॉग्स हुए, FTA टॉक्स हुई, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स हुई। किसके साथ होगी? अब भारत में अगर कोई आया है तो वो अपने देश के साथ ही करेगा। तो भारत में न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में FTA से संबंधित बातें हुई। एक बार देख लेते हैं। बार्सिलोना में स्पेन में वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। कायरो इजिप्ट में इमरजेंसी अरब लीग समिट। यूनान में एक प्रकार का LPAR लार्ज फेस्ड एरे रडार। मनीला में 7वीं आसियान गेमिंग समिट हुई। मनीला में देखो, अब ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दी गई है, लेकिन मनीला ने अपने यहाँ मना लिया है किसको? एशियन गेमिंग समिट को। इस तरीके से याद रख लेना। और यहाँ पर ये है, अब कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। अमिताभ कांत जो फॉर्मर CEO रहे हैं नीति आयोग के, इंडिया के G20 के शेरपा भी थे, इनको नया चेयरपर्सन किसका बनाया गया है? NIIT यूनिवर्सिटी का। किसका? NIIT यूनिवर्सिटी। तो नीति आयोग के CEO रहे हैं, अब ये NIIT इधर आ गया है, उसके चेयरपर्सन है, इसलिए याद रखना। उसके बाद क्रिस्टी कोवेंट्री, ये नई प्रेसिडेंट किसकी बनाई गई है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी की क्रिस्टी बनाई गई है। उसके बाद मनन कुमार मिश्रा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो बार काउंसिल में जाना मना है। ठीक है, तो मनन कुमार मिश्रा। फिर अंजू राठी राणा, ये पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी है। भारत में पहली महिला लॉ सेक्रेटरी कौन है? अंजू राठी राणा। ठीक है, उसके बाद नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? अजय सेठ। अजय सेठ कौन बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस पैसे से संबंधित है, सेठ भी पैसे से संबंधित होता है, ऐसे याद रख लेना। फिट इंडिया का आइकॉन किसको सेलेक्ट किया गया है? जो ये एक्टर है आयुष्मान खुराना। उसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि 2023 में स्थापित हुआ है, इसके CEO थोड़े से देख लीजिएगा ध्यान से, शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, तो कल्याणा रमन ऐसे याद रख लेना। अनुसंधान अगर आएगा, अनुसंधान यानी कि रिसर्च वर्क को बढ़ावा मिलेगा, तो सबका कल्याण होगा। ठीक है, फिर अजय भादु, ये कौन बने हैं? ये CEO बने हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के। ठीक है, अजय भादु। ठीक है, क्या बने हैं? मार्केट प्लेस के CEO। जय भट्टाचार्य डायरेक्टर बनाए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका। तो जय को क्या बनाया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका। अमेरिका में हेल्थ से संबंधित कोई भारतीय बना है, तो ये जय की बात है, जय की बात है, तो इसलिए जय भट्टाचार्य। राजीव गौबा फुल टाइम मेंबर किसके बन गए हैं? नीति आयोग के। सुनील भारती मित्तल जो है, इनको क्या मिला था? इनको मिला था नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये पहले भारतीय है जिसको इस प्रकार का कोई पुरस्कार दिया गया है, तो ये देख लीजिएगा, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश का दिया गया है। विजय शंकर जो है, ये डेनमार्क के, इनको डेनमार्क का नाइट क्रॉस ऑर्डर जो है, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रॉग, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल, इनको दिया गया है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये छत्तीसगढ़ के। ठीक है, फिर आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 का दिया गया है। क्या दिया गया है? आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि का दिया गया है। फिर एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 का, ये एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सुट्टन को दिया गया है। ठीक है, ACM अवार्ड किसको दिया गया है? ट्यूरिंग अवार्ड एंड्रयू और रिचर्ड को। किसको दिया गया है? एंड्रयू और रिचर्ड को। रामसर अवार्ड फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड,
वाइस यूज ऑफ वेटलैंड के लिए जयश्री को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर जयश्री को। अभी हमने जय किसमें किया, ये हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका, जय भट्टाचार्य थे। और जयश्री को क्या मिला है? जयश्री को मिला है रामसर साइट के वाइस यूज के लिए। फिर गंटर ब्लोशी, ये एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा कि गंटर ब्लोशी कौन है, तो वाटर प्राइज मिला है, तो हाइड्रोलॉजिस्ट होने की ही संभावना है। ठीक है, तो गटर से याद रख लेना, वाटर में स्टॉकहोम, पानी कहाँ रहता है? गटर में, तो गंटर। ठीक है, तो याद नहीं करना पड़ेगा कुल मिलाकर इतने सारे नाम। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 का जीता है। उसके बाद ये है तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह लखनऊ की है, ये पहली महिला पायलट बनी है टू परमानेंटली ज्वाइन जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में ये परमानेंटली जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को ज्वाइन करने वाली महिला बन गई है। रायसेना डायलॉग, रायसेना डायलॉग प्रत्येक वर्ष होता है, 2016 से चल रहा है, और रायसेना हिल्स पर कंडक्ट करवाया जाता है, उसी पर से इसका नाम लिया गया है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, जो शंग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, उसी के बेसिस पर इसको शुरू किया गया था। नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ये 10वां था। चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इसी के लिए आए थे ये। काल चक्र है, पीपल पीस एंड प्लैनेट, काल चक्र। राय क्या दी जा रही है? रायसेना डायलॉग में काल चक्र बताया जा रहा है, पीपल पीस एंड प्लैनेट इसकी थीम याद रखिएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि मार्च 2025 में भारत और कौन से देश के बीच में एफटीए से संबंधित जो वार्तालाप है वो शुरू हुई, तो वो कौन सा देश था? वो था हमारा न्यूजीलैंड। और मार्च 2025 के महीने में कौन से देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा करी? तो वो भी कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है रायसेना डायलॉग बीच में आए। उसके बाद आदित्य L1 मिशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड, इसमें जो आदित्य L1 में है, इसने कैप्चर किया गया है, इसने पहली इमेज कैप्चर करी है सोलर फ्लेयर कर्नल की, KERNEL, इसकी पहली इमेज कैप्चर करी है, तो बस इसको याद रख लेना। फिर मेजोराना, ये मेजोराना 1 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये पहला कंप्यूटिंग चिप है, माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की, इसका नाम है मेजोराना। ठीक है, फिर ये सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर पर आए, उससे पहले हम एक बार पूरा ऊपर से देख लेते हैं। तो ये अमिताभ कांत जो सीईओ किसके रहे हैं? नीति आयोग के। इंडिया के G20 के शेरपा भी रहे हैं, ये NIIT यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए हैं। किस्टी जो है ये क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट। मना किसके लिए करते हैं? बार काउंसिल में जाने के लिए। अंजू राठी राणा क्या है? पहली महिला लॉ सेक्रेटरी। सेठ किससे संबंधित है? फाइनेंस से। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन। उसके बाद कल्याण कैसे होगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। अजय भाडू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जय भट्टाचार्य जय से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन अमेरिका। राजीव गौबा नीति आयोग के फुल मेंबर। सुनील भारती मित्तल, ये जो इनको अवार्ड मिला है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, पहले भारतीय हैं जिनको ये मिला है। विजय शंकर को क्या मिला है? डेनमार्क का नाइट्स क्रॉस ऑर्डर, नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग। ठीक है, फिर 59th, ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको मिला है छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा सा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार वही घिसे पिटे क्वेश्चंस ना आकर हमसे पूछ लेते हैं कि ये ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या, कौन सी संस्था देती है, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ज्ञानपीठ अवार्ड स्टैब्लिश कब किए गए थे। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 1961 में, ठीक है, इनको 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद से 1961 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, उन ऑथर्स को दिया जाता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं साहित्य में, यानी कि लिटरेचर में। ठीक है, तो अगर ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित है। 1961 से दिया जा रहा है, 1961 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, तब से दिया जा रहा है। और ये इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं 8th शेड्यूल में, उनको दिया जाता है। ठीक है, और साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है। इसमें 2023 से जो प्राइस दिया जाता है वो रिवाइज कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, एक खासियत ये है कि ये पॉस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और 1961 में इसको इंस्टीट्यूट तो किया गया था, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला था उनको 1965 में मिला था।
क्या नाम था इनका? जी शंकर कुरूप, एक मलयालम राइटर थे और ये पहले व्यक्ति बने थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, ओडा कुजल कर ओडा कुजल कर बैम्बू फ्लूट जिसकी अंग्रेजी है। तो कुल मिलाकर नाम याद रख लेना, शंकर भगवान से शुरू होता है, तो भगवान के नाम पर पहले व्यक्ति को मिला था, मलयालम राइटर थे वो, ठीक है। उसके बाद पहली महिला जो जीती थी वो 65 में तो ये मिला था, लेकिन पहली महिला 76 में जीती थी, एक एक इधर बढ़ गया, 76 में जीती थी। और फिर जो महिलाओं की आशा थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि क्या नाम था इनका? आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। और ये महिला बंगाली थी, ठीक है। इनको इनकी नॉवेल थी एक, प्रोथोम प्रतिश्रुति कर। तो नॉवेल तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम थोड़ा सा सुन लो, प्रोथोम प्रतिश्रुति, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रॉमिस। तो इसके लिए मिला था, ये हमने थोड़ा सा देख लिया। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला वाला भी देख लिया हमने। देखिए यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम 59th देख रहे हैं। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, जो आपने पिछले साल करंट अफेयर्स में देखा होगा। 58th ज्ञानपीठ जो अवार्ड था ये मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ठीक है, और साथ में गुलजार को, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ये विनोद कुमार शुक्ला को 59th मिला है। फिर हम आ जाते हैं अगला, संगीत कला निधि में क्या था? आर के श्रीराम कुमार। एंड्रयू और रिचर्ड को एसीएम एम ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। रामसर अवार्ड वाइस यूज किसने किया है? जयश्री ने। गुंटर गटर से स्टॉकहोम वाटर प्राइज। आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तनुष्का सिंह पहली महिला पायलट कौन सी बन गई है? जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स का, उसको ज्वाइन करने वाली। रायसेना का थीम क्या थी? काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लानट। क्रिस्टोफर लक्सन इसके चीफ गेस्ट थे। आगे देखते हैं आदित्य L1 मिशन। इसका सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड जो है इसने कैप्चर क्या किया? कर्नल नामक सोलर फ्लेयर जो है उसकी पहली इमेज। और उसके बाद मजोराना 1 माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। उसके बाद आपको पता है सुनीता विलियम्स भारत आती है, जो गई थी 8 दिन के स्पेस मिशन में, और कितने दिन लगभग रही? 286 डेज। सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन की हैं, और बुच विल्मोर, ठीक है, ये दो लोग गए थे। तो कहानी कहां से शुरू होती है कि 5 जून 2024 को 8 दिन के मिशन में आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये गई थी बोइंग स्टारलाइनर से। और इनको 8 दिन के मिशन में जाने के बाद 286 डेज वहां पर रहना पड़ा, क्योंकि कुछ टेक्निकल फेलियर्स हो गए थे। प्रोपोजन जो सिस्टम है उसके फेलियर्स थे, और कुछ हीलियम लीक्स हो गई थी स्टारलाइनर में, इसकी वजह से ये आ नहीं पाई, और 286 इन्होंने डेज वहां पर स्पेंड किए। तो गई थी 5 जून को, और वापस कब आती हैं? 19 मार्च 2025 को। डेट्स अगेन हमारे लिए थोड़ी सी देखने वाली हो जाती हैं। अब जब ये वहां रही, कितना टाइम रही, तो ऐसा तो था नहीं कुछ करेंगी नहीं, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ रिसर्च किए। उसमें से कौन सा था? बायो न्यूट्रिएंट्स प्रोजेक्ट से संबंधित इन्होंने एक रिसर्च की। जब ये वापस आई तो सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और साथ में निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये लोग भी वापस आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो ये थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है कि निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव जो कि एक रशियन मूल के हैं, वो भी वापस आते हैं। और ये वापस कैसे आते हैं? स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन 1 से, ठीक है, स्पेसएक्स का क्रू 9 ड्रैगन 1 से ये वापस आता है। ये हो गया। फिर इसरो ने डेवलप किया हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, का नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना, विक्रम और कल्पना इन्होंने डेवलप करी। फिर चंद्रयान 5 मिशन को है जो वो अप्रूवल मिल गया है। तो चंद्रयान 5 मिशन ये भारत और जापान मिलकर कर रहे हैं, यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन है। तो हमने ल्यूपिक्स जो सुना है वो भारत उसको क्या कह रहा है? चंद्रयान 5। ल्यूपिक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लूनर शब्द हम मून के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें होगा क्या? 250 किलो रोवर विल बी सेंट टू स्टडी मून सरफेस। मून की सतह को पढ़ने के लिए एक 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। ये कब होगा मिशन? 2028-29 में इसको भेजा जाएगा। रोवर कौन डेवलप करेगा? ऐसे ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। जाक्सा यानी कि जापान स्पेस एजेंसी करेगी, और लैंडर कौन करेगा? हमारा इसरो करेगा। ये कैरी करेंगे 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक के हिसाब से। चंद्रयान 5 मिशन जो 2028-29 का है, ये 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करेगा, जिसमें से एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और एक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर किसका होगा? नासा का। प्रपोज किया गया है कि लगभग 100 दिन वहां रहेगा, और एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? मैपिंग करेगा ल्यूनो वाटर प्रेजेंस की, कि क्या वहां पर पानी है, उस कैसे कैसे है, वाटर का कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, क्या क्या पाया जा रहा है पानी में, और वहां पर कुछ इन सीटू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होंगे।
इसका उद्देश्य क्या है कि मून के सरफेस और सब सरफेस को देखना, ठीक है, उसको पढ़ना, और साथ में लोकेट करना ल्यूनर वाटर और आइस्ड डिपॉजिट्स। ये हमारा चंद्रयान 5 हो गया। अब ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चलेंगे सारे चंद्रयान 1 से लेकर 4 तक के सारे मिशन रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 1 भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। ये पहला मून मिशन था भारत का, ठीक है। इसमें 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भारत ने भेजे थे, ठीक है, जो भारत, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया सबके थे। ये सारे 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ये ले गया था। कम्युनिकेशन इससे 29 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया था। लॉन्च व्हीकल इसका था PSLV C11। चंद्रयान 1 का लॉन्च व्हीकल क्या था? C11। PSLV से गए थे। इसने कंफर्म क्या किया था? हमें पहले ही चंद्रयान मिशन से अपने पता चल गया था ल्यूनर सॉइल में पानी है, इसको कंफर्म कर दिया था इसने, ठीक है। चंद्रयान द्वितीय यानी कि चंद्रयान सेकेंड जो था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो 2019 में भेजा गया था और ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। 22 जुलाई 2019 को इसको भेजा गया था। इसमें एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लॉन्च व्हीकल क्या थी इसकी? LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, या फिर इसी को GSLV मार्क 3 रॉकेट भी कहा गया, ठीक है। तो पहले वाला गया था PSLV रॉकेट से, उसके बाद ये GSLV गया था। तो वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था और ये जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल था। साउथ पोल रीजन जो है मून का, वहां पर इसको भेजा गया था। इसने कंफर्म किया जो चंद्रयान 1 से पता चला था ये पानी है, उसको इन्होंने कंफर्म किया। विक्रम लैंडर जो था, जो कैरी कर रहा था रोवर को, वो सॉफ्ट लैंडिंग में क्रैश कर गया था, ठीक है। तो ये हमारा चंद्रयान 2 से संबंधित पॉइंट होगी। फिर चंद्रयान 3 भेजा गया 14 जुलाई 2023 को। तो ये भी कब भेजा गया? ये 22 जुलाई 2019 का है। फिर 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को भेजा जाता है चंद्रयान 3। ये फॉलो अप था चंद्रयान 2 का, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाया था। सेम रॉकेट लॉन्च का प्रयोग किया गया था। इसकी मिशन लाइफ क्या थी? एक ल्यूनर डे यानी कि 14 अर्थ दिन। लैंडर विक्रम, प्रोपल्जन मॉड्यूल और रोवर प्रज्ञान इसके माध्यम से भेजे गए थे। और डिमॉन्स्ट्रेट इनको क्या करना था? इनको डिमॉन्स्ट्रेट करना था इंडिया की जो एबिलिटी है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकती है ल्यूनर सरफेस में, वो, ठीक है। ये हो गया। अब चंद्रयान 4 भी तो होगा। तो चंद्रयान 4 भी अभी प्रपोज्ड है, 2027 में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये क्या लेकर आएंगे? ये ल्यूनर सैंपल वहां से लेकर आएगा वापस, ठीक है। तो ये हमारे चंद्रयान मिशन हो गए। कुछ बुक्स हैं वो देख लेते हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी, ये किसकी? मार्च के महीने में ही हम पढ़ रहे हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी किताब किसकी है? के अरुमुगाम और एरोल डी क्रूज की। तो अरुमु और एरल, या फिर अरु और एरल, ऐसे लर्न कर लो। मार्च कौन कर रहा है? अरु कर रहा है और एरल कर रहे हैं। देन अगला क्या है? स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, समझ में आ रहा है, क्रिकेटर से ही संबंधित होगी। स्टम्प्ड है तो ये दक्षेश पाठक है, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने लिखी है। साथ में इनके दक्षेश के साथ में देबाशीष और सैयद किरमानी, ये क्रिकेट से संबंधित जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है। दिया सिलाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, भारतीय है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो इसका नाम भी ऐसा है इंटरेस्टिंग सा कि आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार हम ऊपर से रिवाइज करेंगे तो ये सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून को गए थे 2024 में, और 19 मार्च 2025 को आए। 8 दिन के लिए गए थे बोइंग स्टार लाइनर से, और वापस कितने दिनों में आए? 286 दिनों में। और सुनीता विलियम्स ने वहां पर बायोन्यूट्रिएंट्स प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा रिसर्च भी किया। इनके साथ वापस और कौन आता है? निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, जो कि एक रशियन है। स्पेस एक्स Q9 ड्रैगन 1 से वापस आएंगे। गए किससे थे? बोइंग स्टार लाइनर से। और उसके बाद इसरो ने माइक्रो प्रोसेसर्स कल्पना और विक्रम को डेवलप किया है। चंद्रयान 5 मिशन ल्यूपेक्स भी बोला जा रहा है 2028-29 में जाएगा। 250 किलोग्राम का रोवर डेवलप किया जाएगा। जापान के साथ जाक्सा डेवलप किया कर रहा है रोवर। और इसरो लैंडर, आई से आई और एल ऐसे याद रख लेना, इसरो लैंडर कर रहा है, ठीक है। 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करेगा। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर ESA का और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर नासा का। 100 दिन के लिए अभी बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है कि ल्यूनो वाटर की प्रेजेंस, वहां के जो पानी है उसकी क्वालिटी, इन सीटू ऑब्जर्वेशंस। और पहला कब गया था? 22 अक्टूबर को 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इतने सारे देशों का। अगस्त 29 को इससे कनेक्शन खत्म हो गया था। PSLV C11 से गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। ये GSLV मार्क 3 से गया था। साउथ पोलर रीजन में इनको लैंड करना था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग करते करते क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 उसी का फॉलो अप था। 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। सेम लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया।
एक ल्यूनर दिन यानी कि 14 अर्थ डेज का इसका वो था, वही चीजें यूज की गई। सॉफ्ट लैंडिंग इनको डेमोन्स्ट्रेट करनी थी। चंद्रयान 14 चौथा 2027 में भेजा जाएगा। सैंपल लेकर वापस आएंगे। मार्च कौन कर रहा है? अरु और एरल। स्टंप किसने किया? दक्षेश ने। फिर देबाशीष और सैयद किरमानी इनके साथ लगे हुए हैं। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। डेथ्स किसकी हुई है? एक मेवाड़ से नाम याद लिखा है, अरविंद सिंह मेवाड़, ये डिसेंडेंट थे महाराणा प्रताप की, इनका नाम याद रख लेना। एक है सेंकालोंग याडेन, इनको अमेरिकन साइंस मैन कहा जाता है, ये नागा साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे, इनका निधन हो गया है। गोदावरी सिंह वाराणसी की हैं, वुडक्राफ्ट से संबंधित हैं। 2024 में इनको पद्मश्री मिला था, तो थोड़ा सा इनको देख लेना। स्पोर्ट्स में देखते हैं रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है। 90वीं कौन सी है रणजी ट्रॉफी? 90th 2024-25 की। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक चली है। नागपुर में आयोजित की गई और इसमें जीता कौन? रणजी में जीता विदर्भ, फिर केरला। ठीक है, कौन जीता? विदर्भ और केरला सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट लिखा होगा यानी कि वो विनर होगा और फिर रनर अप। ठीक है, फर्स्ट रनर अप जो होगा वो सेकंड को बोलते हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। विमेन्स प्रीमियर लीग, देखो आईपीएल को मैंने कवर नहीं किया क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। विमेन्स प्रीमियर लीग थोड़ी सी देखने वाली है। थर्ड विमेन्स प्रीमियर लीग हुई फरवरी मार्च 2025 में। मुंबई इंडियंस जो है वो दूसरी बार फर्स्ट आई है और दिल्ली कैपिटल्स क्या है? सेकंड आई है। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में जीता कौन? मुंबई और सेकंड दिल्ली। ऑरेंज कैप मिला नाट स्क्रीवर ब्रंट को, जो कि मुंबई इंडियंस की थी, और पर्पल कैप भी अमीलिया केर को मिला, जो कि मुंबई इंडियंस की थी। फिर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग पहली बार हुई, भारत में कंडक्ट हुई, फरवरी मार्च में ये भी कंडक्ट हुई। इसमें जीता कौन? इंटरनेशनल मास्टर्स में सबसे आगे कौन रहेगा? हमारा भारत, इंडिया मास्टर्स जीता। इसने डिफीट किसको किया? वेस्ट इंडीज को, यानी कि सेकंड पर कौन रहा? वेस्ट इंडीज मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स के कैप्टन कौन है? हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा। इसमें टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, पहला एडिशन था इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नवा आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई में हुई। भारत ने जो भी मैचेस खेले वो भारत पाकिस्तान नहीं गया था, भारत ने कहां से खेले? दुबई से। ये भी फरवरी मार्च में हुई। भारत तीसरी टाइम फर्स्ट आया है, यानी कि भारत आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। इसके साथ ही श्रीलंका ने भी 3 बार जीता है। कैप्टन रोहित शर्मा थे। न्यूजीलैंड बेचारा सेकंड रहा और मिशेल स्लैंटनर कर इसके कैप्टन थे। तो न्यूजीलैंड के ही हम देखते हैं, रायसेना डायलॉग में कौन आया था? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो एक बार इसको देख ले। तो ये अरविंद सिंह मेवाड़, डिसेंडेंट महाराणा प्रताप। सेंकालोंग यार्डेन, अमेरिकन साइंसमैन, एजुकेशनिस्ट, और ये थे गोदावरी सिंह, क्राफ्टमैन थी, वुडक्राफ्ट से संबंधित, पद्मश्री मिला था। 90वां रणजी विदर्भ और केरला नागपुर में कंडक्ट हुआ। विमेन्स प्रीमियर लीग में कौन जीता? विमेन्स में आगे मुंबई है फिर दिल्ली है। मुंबई दूसरी बार जीता। दोनों जो ऑरेंज और पर्पल कैप मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के पास ही गई। ऑरेंज किसको मिली? नैट स्क्रीवर को, और पर्पल किसको मिली? अमीलिया केर को। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग भारत में हुई, पहला एडिशन फरवरी मार्च में। इंडिया मास्टर्स जीता, तेंदुलकर कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज ब्रायन लारा कैप्टन। टोटल 6 टीम। नवी आईसीसी मेंस ट्रॉफी कौन जीता? इंडिया। दूसरा कौन रहा? न्यूजीलैंड। इंडिया तीसरी बार जीता, श्रीलंका भी 3 बार जीत चुका है। पाकिस्तान और दुबई में हुई। कबड्डी अगर हम देखें तो 71वां सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप कहां हुई? कटक उड़ीसा। कहां हुई? सीनियर भी है और 71 भी है, तो इससे याद रख लेना। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप मेन और विमेन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है वो एशिया के बाहर हुआ है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेन और वुमेन में जो टीम्स आई हैं फर्स्ट और सेकंड वो सेम है, यानी कि मेन में भी इंडियन टीम जीती है और वुमेन में भी इंडियन टीम जीती है। मेन में भी सेकंड इंग्लैंड टीम है और वुमेन में भी सेकंड इंग्लैंड टीम है। कैप्टन देख लेते हैं। तो मेन के कैप्टन कौन है? पवन सहरावत। और इंग्लैंड टीम के कैप्टन कौन है? हरदीप सिंह। ठीक है, तो ये ऐसा लगेगा कि भारतीय है, लेकिन हरदीप सिंह इंग्लैंड टीम के थे। इंडियन टीम की महिलाओं में कैप्टन थी ऋतु नेगी, और इंग्लैंड टीम की कैप्टन कौन थी? अथीरा सुनील। ठीक है, उसके बाद हॉकी देख लेते हैं। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, ये हरियाणा में हुई। हॉकी की कहां हुई? हरियाणा में। जीता कौन? हॉकी झारखंड जीता। तो हॉकी को झारखंड जीता और हरियाणा में हुई, उसी को हरा दिया। ठीक है, पहली बार झारखंड जीता है। एक होता है सेपाक टैक्रो कर ये गेम है, इसका वर्ल्ड कप हुआ, तो ये हम देखेंगे। इसके वर्ल्ड कप में कौन जीता? इसका ये बेसिकली पटना बिहार में हुआ। ठीक है, कहां हुआ? पटना बिहार में हुआ। और इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था भीम। ठीक है, जीता कौन? इंडियन मेंस रेगू टीम को गोल्ड मिला, ये जीती। उसके बाद सेकंड रहा जापान,
थर्ड पोजीशन पे 2 देश रहे, ईरान और सिंगापुर। ठीक है, तो ये भी हमारा थोड़ा सा प्लास्टिक की बॉल से खेला जाता है। ठीक है, नेट लगाकर प्लास्टिक की बॉल से खेला जाता है, उस तरीके का गेम होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, बस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कबड्डी 71वां सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी कहाँ हुआ? कटक ओडिशा में। कबड्डी वर्ल्ड कप मेन और वुमेन जीता कौन? इंडियन टीम और इंग्लैंड टीम सेकेंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इंडियन टीम में मेन में कैप्टन कौन था? पवन शेहरावत। ठीक है, और इंग्लैंड में कैप्टन कौन था? मेन में हरदीप। ठीक है, हार गए थे हरदीप। विमेन में कौन था? महिलाओं में ऋतु। तो यहाँ पवन थे, यहाँ ऋतु थी। इंग्लैंड में कौन था? अथीरा सुनील। ठीक है, हॉकी 15वां हॉकी इंडिया सीनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा में हुई। हॉकी झारखंड जीता फर्स्ट और हार गया हॉकी हरियाणा। ये स्टाफ सिपैक टोकरा कर जो ये वर्ल्ड कप था इसका खेल का, ये पटना बिहार में हुआ। भीम बिहार था और भीम इसका मैस्कॉट था। फर्स्ट रहा हमारा इंडियन मेंस रेगू टीम जिसको गोल्ड मेडल मिले हैं। फिर जापान रहा और तीसरी पोजीशन पे ईरान और सिंगापुर। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यहाँ पर पूछ सकते हो। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं पिन कमेंट में बता दूंगी कि आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं।